वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल परम श्रद्धा ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इसके पहले इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा था। अब आज इस चैप्टर का 6th क्लास फर्स्ट चैप्टर सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त मिलिट्री कॉन्क्विस्ट। जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, वो हमें बताता है किसके बारे में? समुद्रगुप्त की मिलिट्री कॉन्क्विस्ट यानी सैन्य विजय। मिलिट्री का मतलब सैन्य, कॉन्क्विस्ट यानी विजय। समुद्रगुप्त की सैन्य विजय के बारे में हमें अशोक के इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख बताते हैं। पीपुल हु रोट ऑन पाम लीव्स और बार्क्स ऑफ ट्रीज। पहले लोग क्या करते थे? जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग पाम लीव्स यानी ताड़ पत्र पर लिखते थे और बार्क ऑफ ट्रीज पेड़ की छाल पर लिखते थे। दिस काइंड ऑफ हैंड रिटन शीट इज कॉल्ड ए मैन्युस्क्रिप्ट। इसको पांडुलिपि या हस्तलिखित प्रति कहा जाता था। कॉइन्स। अब देखते हैं नेक्स्ट सोर्स। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। जो कॉइन्स का अध्ययन किया जाता है या कॉइन्स के बारे में जानकारी ली जाती है उसे कहते हैं मुद्रा शास्त्र। कॉइन हेल्प अस नाउ द chronological order of kings and their dynasties, including the extent of their empire. सिक्कों से हमें राजा के बारे में और उसकी डायनेस्टी यानी उसके वंश के बारे में कालक्रमानुसार जानकारी मिलती है। Sometime they also provide information on the personal taste। और कई बार राजा के व्यक्तिगत जीवन के भी बारे में हमें पता चलता है। एंड देयर रिलीजन्स। राजा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उसके टेस्ट यानी उसकी पसंद के बारे में और उसके धर्म के बारे में भी इन कॉइन से हमें पता चलता है। जैसे एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, समुद्रगुप्तास कॉइन्स टेल अस दैट ही वॉज ए गुड वीणा प्लेयर। समुद्रगुप्त के सिक्कों से हमें पता चलता है कि वो एक वीणा वादक था। अच्छा, वीणा बजाने में बहुत ही अच्छा था। जैसे एक आपको नीचे कॉइन्स है समुद्रगुप्त की, इसमें स्टेचू बनी हुई है और ये क्या कर रहे हैं? वीणा बजा रहे हैं। द मेटल और alloy used to mint coin indicates the level of scientific advancement during the age। और जो उस समय सिक्के बनाने में जो मेटल यानी धातु प्रयोग में लिया जाता था और एलॉय यानी मिश्र धातु यानी 2-3 धातुओं को मिला के जो कॉइन्स यानी सिक्के बनाए जाते थे। तो इन सभी से हमें क्या जानकारी मिलती है कि उस समय के जो लोग हैं वो साइंटिफिक एडवांसमेंट यानी वैज्ञानिक रूप से बहुत ही एडवांस्ड थे, आगे थे। ऑफन कॉइन्स आल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल क्लूज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। इसके साथ साथ में उस समय की आर्थिक कंडीशन यानी स्थिति, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, उस समय की आर्थिक स्थिति है उस कंट्री की, देश की, उसके बारे में भी हमें कॉइन से पता चलता है। आपके सामने कुछ कॉइन्स है, उनका डायग्राम बना हुआ है। पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन। पोट्री इज द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल विथ क्ले। पोट्री किसे कहते हैं? मिट्टी के द्वारा या मिट्टी का यूज करके जो यूटेंसिल यानी बर्तन बनाए जाते थे। तो क्राफ्ट यानी कला, बर्तन बनाने की कला यानी मिट्टी से बर्तन बनाने की कला है पोट्री। इट इज ए रिलेवेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, स्पेशली द पीरियड फॉर विच वी डू नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड्स। रिलायबल यानी विश्वसनीय। ये हमें विश्वसनीय सूचना प्रदान करते हैं किसके बारे में? पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में। और स्पेशली द पीरियड फॉर विच वी हैव नॉट रिटन रिकॉर्ड, उस पीरियड के जिस पीरियड के हमारे पास में कोई भी लिखित रिकॉर्ड्स नहीं है।
अपार्ट फ्रॉम पोट्री मेटल पोट एंड पैंस ऑल्सो टेल अस अबाउट द पास्ट। इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन हैं, उसके अलावा जो मेटल पोट्स धातुओं के जो बर्तन मिलते हैं, तो उनसे भी हमें क्या पता चलता है, पास्ट के बारे में पता चलता है। इसमें आपके पास में 2 पिक्चर्स हैं, पोट्री ऑफ एंशिएंट टाइम। नेक्स्ट, मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मतलब स्मारक, यानी किसी की याद में जो स्मारक बनाए गए थे। एंशिएंट टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम्ब्स, स्तूप्स, प्लेसेस एंड फोर्ट्स आर रेफर टू एज मोनूमेंट्स। यानी मोनूमेंट्स के अंतर्गत क्या क्या ले सकते हैं, जो पुराने टेम्पल्स मंदिर है, मॉस्क्यूज मस्जिद है, टॉम्ब्स यानी गुंबद हैं, और स्तूप प्लेसेस यानी महल हैं, और फोर्ट यानी किले हैं, तो इन सभी को मोनूमेंट्स कहा जाता है। दे गिव एन इंसाइट इनटू द आर्किटेक्चरल मार्वल एंड ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द सोशल। तो ये हमें उस समय की किस तरह कलाकारी की जाती थी, लोगों के द्वारा कलाकार थे, तो उसके साथ साथ समाज की भी जानकारी मिलती है, रिलीजियस धर्म की जानकारी मिलती है, और कल्चरल लाइफ सांस्कृतिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। ऑफ द पीपल ऑफ द एज, उस समय के लोगों की ये सारी जानकारी हमें मिलती है। व्हेन दे वर बिल्ट रीबिल्ट, बिल्ट यानी बनाना, रीबिल्ट यानी पुनर्निर्माण, दोबारा बनाना, रिपेयर्ड, और उन्होंने जो कोई बिल्डिंग थी टूटी फूटी उसको दोबारा रिपेयर किया, और अल्टेड, तो इन सभी की जानकारी मिलती है, कौन सी बिल्डिंग कब बनाई गई और कब उसका पुनर्निर्माण किया गया, उसको रिपेयर किया गया। फॉर एग्जाम्पल द सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश वॉज ओरिजिनली मेड ऑफ ब्रिक्स इन अशोकास टाइम। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि मध्य प्रदेश में एक सांची का स्तूप है, ये नीचे उसकी पिक्चर है आपके सामने, ये सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। तो अशोक के समय ये बनाया गया था, और ब्रिक्स यानी ईंटों का बनाया गया था, कब, 250 BC में। ड्यूरिंग द सुंग पीरियड इट वॉज नियरली डबल्ड इन सर्क्यूफेंस, मतलब दोहरा गुंबद। सुंग युग में दोहरा गुंबद बनाने की कला का विकास हुआ था। स्टोन रिप्लेस्ड द ब्रिक्स ऑफ अशोकास टाइम। पहले जब पत्थरों से इमारतें बनाई जाती थी, तो अशोक के समय वही इमारतें हैं वो ब्रिक्स यानी ईंटों से बनाई जाने लग गई थी। 4 गेट्स 1 इन ईच डायरेक्शन वर एडेड टू ब्यूटीफुली इट। इसमें 4 गेट हैं, ये जो स्तूप है अशोक का सांची स्तूप, इसमें 4 गेट बने हुए हैं, 1 इन ईच डायरेक्शन, और प्रत्येक दिशा में, यानी चारों दिशाओं में 4 गेट है, और बहुत ही सुंदर है। फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन ऑन द साउथर्न गेट वी कम टू नाउ दैट इट वॉज डोनेटेड बाय किंग सातकर्णी। इसका जो 4 नंबर का गेट है जो दक्षिण दिशा में बना हुआ है, दक्षिण का जो गेट है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये किसके द्वारा डोनेट यानी दान, किसके द्वारा दान किया गया, यानी किसके दान के द्वारा निर्मित हुआ, सातकर्णी राजा के द्वारा। द नॉर्थर्न गेट एंड द पैनल्स डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द जातक। बौद्ध धर्म के बारे में, यानी भगवान बुद्ध के जन्म से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ हैं उनको कहते हैं जातक कथाएं। तो इसका जो उत्तर का दरवाज़ा है उस पर वो जातक कथाएं यानी भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित कथाएं लिखी गई है। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्स। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। ऑल काइंड्स ऑफ रिटन रिकॉर्ड आर रेफर टू एज लिटरेरी सोर्स। जितने भी लिखित रिकॉर्ड है उन्हीं को लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक सोर्स कहा गया है। द अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट एंड मेमोरीज वर हैंड रिटन। अर्ली यानी पहले के, क्योंकि पहले जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो आपने पढ़ा है अभी भी कि उस समय लोग हैं वो पेड़ों के पत्तों पर और उनकी छाल पर लिखते थे।
तो ये जो पहले के इवेंट्स यानी घटनाएं हैं या मेमोरीज यानी स्मृतियां हैं वो हैंड रिटन है यानी हाथ से लिखी गई हैं। दे आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, इनको पांडुलिपि या हस्तलिखी कहा जाता है। द वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट हैज़ बीन derived फ्रॉम लैटिन वर्ड मैनु। मैन्युस्क्रिप्ट में जो वर्ड है इसको दो भागों में अपने बांट सकते हैं। एक लैटिन वर्ड है मैनु विच मीन्स हैंड, मैनु का मीन्स है हाथ के द्वारा, एंड स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का मीन्स क्या है, विच मीन्स रिटन मैटर। स्क्रिप्ट मतलब कोई भी लिखित में जो मैटर है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट है वो लैटिन भाषा में उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हैंड और स्क्रिप्ट। हैंड यानी हाथ से, स्क्रिप्ट यानी लिखा हुआ मैटर। मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन पाम लीव्स, ये ताड़ पत्र की जो पत्तियां हैं ताड़ के पेड़ की उसको ताड़ पत्र कहते थे, और बार्क ऑफ ब्रीच ट्रीज और भोजपत्र कहा जाता था। ग्रोन इन द हिमालय, जो कि हिमालय में उगते थे, एंड लाटर ऑन पेपर, और उसके बाद में पहले ताड़पत्र भोजपत्र पर लिखा जाता था और उसके बाद में है वो पेपर पर, जब पेपर का आविष्कार हुआ तब पेपर पे लिखा जाने लगा। ओवर द ईयर्स सम मैन्युस्क्रिप्ट गॉट डिस्ट्रॉयड, अब उनको लिखे हुए कई साल हो गए तो इतने सालों में कई जो हस्तलिखित पांडुलिपि थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई है, यानी वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है वो। ओवर द ईयर ये हो गया। बट स्टिल मोस्ट ऑफ देम आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल, लेकिन इनमें से बहुत सारी हैं उनको टेम्पल्स में प्रिजर्व यानी संरक्षित रखा गया है। मोनेस्ट्रीज एंड आर्चीव्स, तो इनको मंदिरों में प्रिजर्व किया गया, संरक्षित किया गया है। दीज लिटरेरी सोर्स फोकस ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक, इन लिटरेरी ये जो साहित्यिक स्रोत है हमें उस समय के सोशल यानी सामाजिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता है। रिलीजियस बिलीफ, उस समय का धार्मिक विश्वास कैसे थे, लोग कौन कौन से देवी देवताओं को मानते थे। प्रैक्टिस एंड कल्चर ऑफ द पास्ट, यानी किस धर्म को वो मानते थे और उनकी संस्कृति है वो पास्ट में संस्कृति कैसी थी। कुछ उदाहरण हैं आपके पास में पांडुलिपि के। मैन्युस्क्रिप्ट्स ये हाथ से लिखी गई हैं। एनिशियंट लिटरेचर वॉज रिटन इन प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज। पहले के जो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं वो कौन सी भाषाओं में हैं, प्राकृत भाषा में है, पाली में है और संस्कृत और तमिल भाषा में भी है। फॉर एग्जाम्पल द महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन संस्कृत, जो हमारे धर्म ग्रंथ है रामायण और महाभारत वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बिकॉज दे वर अथॉर्ड बाय इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया वेयर संस्कृत हैपन टू बी द मेन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये उत्तर भारत में लिखे गए थे और उस समय जब ये लिखे गए तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से जो मेन लैंग्वेज यानी मुख्य भाषा थी वो संस्कृत बोली जाती थी, इसलिए रामायण और महाभारत वो संस्कृत में लिखे गए हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी प्रकार हम कह सकते हैं शिलापद्दिकरम एंड मैनिमेकलाई were written in Tamil since they describe the life of the people in South India। और जो दक्षिण भारत के कवि या लेखक हुए थे उन्होंने किस में लिखा, तमिल भाषा में लिखा। The literary source can be divided into religious and non-religious और circular literature। ये जो आपका साहित्य उसको दो भागों में, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। रिलीजियस ये एक ही है, आगे दो भाग है, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, धार्मिक और नॉन रिलीजियस यानी जो धर्म से संबंधित नहीं है उसको सर्कुलर लिटरेचर यानी किसी पंथ से संबंधित साहित्य भी कह सकते हैं। रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक लिटरेचर। द वेदास एंड द पुराण कंटेन डिटेल्स ऑफ
rituals, prayer and religious practices of the ancient time। धार्मिक साहित्य में पढ़ते हैं जो हमारे वेद है, पुराण हैं, उनमें रिचुअल्स यानी ऋचाएँ हैं, जो श्लोक बोलते हैं जिनको, प्रेयर यानी प्रार्थनाएं हैं, एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस और धार्मिक जो धर्म से संबंधित जितने भी बातें हैं वो इसमें मिलती है। दे आर क्लासिफाइड एज स्केर्ड और रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। सम सच सोर्सेज आर द ऋग्वेद, द विष्णु पुराण, द महाभारत एंड द रामायण। मुख्य रूप से इसमें किस किस का नाम ले सकते हैं? ऋग्वेद, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण, मुख्य रूप से इनका नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो लिटरेरी सोर्स है वो दो भागों में डिवाइड है। पहला है रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। इसी का दूसरा नाम है सर्कुलर लिटरेचर। नॉन रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड हिस्टोरिकल अकाउंट्स and biographies written by poet and foreign travelers from time to time। नॉन रिलीजियस लिटरेचर है उसमें कौन कौन से अपन शामिल कर सकते हैं? हिस्टोरिकल अकाउंट्स, जो इतिहास के बारे में जो अकाउंट्स लिखे गए हैं, लेख लिखे गए हैं, एंड बायोग्राफीज रिटन बाय पोइट्स, और कवियों के द्वारा जो राजाओं पर या और किसी पर जो जीवनी लिखी गई है वो भी इसमें आ जाती है। एंड फॉरेन ट्रेवलर्स, और जो उस समय भारत में विदेशों से जो लोग हैं यात्रा करने या फिर यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, तो उनके द्वारा जो सोर्स है या जो पुस्तकें लिखी गई है वो नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आती है। दे वर रिटन टू रिकॉर्ड इवेंट्स, उसमें उस समय की इवेंट्स है, घटनाएं हैं। रूल्स ऑफ द कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी, उस समय का समाज कैसा था, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और उस समय का कैसा प्रशासन था, रेगुलेशंस, और उस समय किस तरह की प्रथाएं थी, तो ये सारी बातें मिलती है। बुक्स सच एज द धर्मशास्त्र एंड कौटिल्याज अर्थशास्त्र बिलोंग टू द कैटेगरी। अब इसमें कौन कौन सी पुस्तकें इस कैटेगरी में ले सकते हैं? नॉन रिलीजियस लिटरेचर में धर्मशास्त्र और कौटिल्य की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये प्रसिद्ध पुस्तक है। कौटिल्य या चाणक्य भी बोलते हैं उनको। अर्थशास्त्र बिलोंग टू दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में ले सकते हैं। द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स सच एज इंडिका रिटन बाय द ग्रीक ambassador Megasthenes in the court of Chandragupta Maurya, and the writings of Chinese traveler Fayan and Hansang who visit India। तो इसके अलावा नॉन रिलीजियस जो लिटरेचर है उसमें कौन कौन सी अपन पुस्तकें ले सकते हैं? द अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर सच एज इंडिका, एक जो विदेशी यात्री था, क्या नाम था? मेगस्थनीज, ग्रीक का था, ये यूनान का, ग्रीक इसी को यूनान भी बोलते हैं। तो इनके द्वारा मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है पुस्तक इंडिका। और ये मेगस्थनीज कौन था? इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। एंड द राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर, और इसके अलावा जो चीनी यात्री हैं फाहियान और हैंसवांग हु विजिट इंडिया, जो कि भारत में घूमने के लिए आए थे। इन द पास्ट आर ऑल्सो सर्कुलर लिटरेचर, तो इन्होंने जो भी लिटरेचर लिखा है, साहित्य लिखा है, उसको भी सर्कुलर लिटरेचर में लिया जा सकता है। दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ सर्टन पीरियड, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो जीवन है उसके बारे में इन पुस्तकों से पता चलता है। टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में है जो टाइम है जो ये लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है? हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड द टाइम ऑफ हिस्ट्री एज BC एंड AD। हम देखते हैं कोई भी सन लिखी हुई है, कोई भी डेट लिखी हुई है, किसी में BC लिखा हुआ है, किसी में AD लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा जाता है? देखते हैं। द abbreviation BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट,
बिफोर यानी पहले, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के पहले, एंड रेफर टू द पीरियड इन हिस्ट्री बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये BC का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले का, और AD का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद का। स्टैंड फॉर एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड रेफर टू द पीरियड इन हिस्ट्री आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का और बाद का, पहले का है उसको BC और बाद का है उसको AD में लिखा जाता है। चेंजिंग नेम ऑफ इंडिया। अब देखते हैं जो भारत का नाम है, भारत है, वो किस तरह से पड़ा, इसमें कैसे कैसे नाम में परिवर्तन आए। इंडिया वाज नॉन बाय डिफरेंट नेम इन द पास्ट। भारत के लिए पहले अलग अलग नाम है काम में लिए जाते थे। द नेम इंडिया वाज डाइवर्ट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सिंधु। जो भारत के लिए इंडिया शब्द काम में लिया जाता है वो संस्कृत शब्द है सिंधु, वो यहाँ से आया है। द ग्रीक प्रोनाउंस्ड इट एज इंडस और हिंदूस एंड थस द वर्ड इंडस ओरिजिनेटेड। अब देखो जो इंडस शब्द है या इंडिया शब्द है वो कहाँ से आया, ओरिजिनेट यानी इसका ये कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे ये शब्द निकला। तो जो ग्रीक लोग हैं वो सिंधु को ही क्या बोल देते हैं, इंडस और हिंदस, दो शब्द हैं इंडस और हिंडस, तो इसी से एक वर्ड बना है इंडस, इसी से ये शब्द निकला है इंडियस। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड इंडिया। पूर्व में जो इंडस नदी बहती थी, अब देखो आप जो सिंधु नदी का नाम पढ़ते हैं यही है इंडस या सिंधु नदी। तो पूर्व दिशा में जहाँ पे सिंधु नदी बहती थी तो उसी क्षेत्र का नाम क्या था, इंडिया। इट इज़ बिलीव्ड दैट द टर्म भारत हैड बीन derived फ्रॉम द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट who are mentioned in the Rigved, composed almost 3500 years ago। और दूसरा इसका नाम, पहला तो एक तो अपन इंडिया नाम पढ़ा अभी भी भारत का कि वो कहाँ से आया, दूसरा है कि भारत के लिए जो भारत शब्द काम में लिया जाता है नाम के लिए वो कहाँ पे आया, कि नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि भारत नाम के बहुत सारे लोग यहाँ पे हुए थे जिनके बारे में ऋग्वेद में उनका नाम मिलता है। कितने साल पहले, लगभग 3500 साल पहले। जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करना। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसे कैसे प्रभावित हुई। द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसने भारत के इतिहास को बहुत प्रभावित किया। इनफैक्ट हिस्ट्री विदाउट जियोग्राफी इज इनकम्प्लीट। जब तक किसी देश की जियोग्राफिकल कंडीशन का, भौगोलिक स्थिति का अध्ययन नहीं किया जाता है तब तक हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है, वो पूरा नहीं होता, वो अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट, वो अपूर्ण होता है। इफ हिस्ट्री प्रोवाइड द सेम टाइम देन जियोग्राफी प्रोवाइड द space, soil type, rainfall, climate, vegetation and environment greatly influence the evolutions of human culture and their way of life। जैसे हिस्ट्री से हमें टाइम के बारे में पता चलता है, ऐसे ही ज्योग्राफी से, भूगोल से हमें क्या जानकारी मिलती है, उस समय किस तरह की, कैसा क्षेत्र था, उस समय सोइल कैसी थी, मिट्टी कैसी थी, रेनफॉल वर्षा कैसी थी, क्लाइमेट यानी उस समय का वातावरण कैसा था, वेजिटेशन यानी वनस्पति पेड़ पौधे कैसे थे, और इन्वायरमेंट पर्यावरण कैसा था उस समय का। ग्रेटली इन्फ्लुएंस, और ये सारी चीज़ें वो ह्यूमन कल्चर, मानव की संस्कृति को क्या करती है, प्रभावित
करती है। एंड देयर वेज ऑफ लाइफ, और उसके जीवन जीने के तरीकों की ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल द पीपुल लिविंग इन प्लेन्स वुड ड्रेस अप इन कॉटन क्लॉथ। अब कैसे प्रभावित करती है? जियोग्राफिकल कंडीशन है वो हिस्ट्री को कैसे प्रभावित करती है? हम देखते हैं जैसे आदमी के खाने पीने का या रहन सहन का तरीका है वो उसकी भौगोलिक परिस्थितियों से ही निर्मित होता है। जैसे कि प्लेन्स यानी मैदानों में रहने वाले जो लोग हैं वो कॉटन क्लॉथ सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे। वाइल द पीपुल लिविंग इन हिमालयाज, और जो ठंडे इलाकों में रहते हैं जैसे हिमालय वहाँ पे बर्फ़ रहती है, ठंडे इलाकों में जो रहते हैं वुड वियर वुलन क्लॉथ्स, वो वुलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। द हिमालय इन द नॉर्थ प्रोटेक्टेड द कंट्री फ्रॉम इन्वेडर्स, जो ठंडी हवाएं आती है उत्तर से तो हिमालय पर्वत है उनसे हमारी देश की रक्षा करता है। द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ पेनिसुलर इंडिया encouraged foreign trade and many kingdoms flourished in the northern plains। जो ये आपके सामने इंडिया की एक कोस्टल लाइन है यानी जो ये तटीय सीमा है आप देख सकते हो ये वाली, तो इससे जो हमारी व्यापारिक पद्धति है वो क्या हुई? फॉरेन ट्रेड, विदेशों से जो व्यापार करने की पद्धति है वो प्रभावित हुई। The geographical condition of a region has a great effect on the economic and social development of the region। Geographical condition है, भौगोलिक स्थिति है किसी भी देश की, किसी भी राज्य यानी क्षेत्र की, वो एक ग्रेट इफेक्ट वो बहुत ही प्रभावित करती है किसको? इकोनॉमिक, उस देश की आर्थिक और सामाजिक विकास को, डेवलपमेंट यानी विकास को प्रभावित करती है। द प्लेस नियर रिवर डेवलप फास्टर देन अदर एरिया, और उस पैलेस यानी उस स्थान के पास में जहाँ पे नदी है वहाँ पे दूसरे क्षेत्रों की बजाय है लोग ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। उसका डेवलप फास्टर यानी उसका बहुत जल्दी विकास होता है क्योंकि वहाँ पे संसाधन मिल जाते हैं। रिवर्स वर द मेन मोड ऑफ ट्रेवल, और एक से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, यात्रा करने के लिए रिवर्स यानी नदियां हैं वो क्या थी? मेन स्रोत थी व्यापार के लिए। ये पहले के समय का है, पहले जो व्यापार होता था जल मार्ग से, उसके बारे में। दे प्रोवाइड वाटर ए विचुअल नेचर रिसोर्सेज, द एरिया अराउंड द रिवर वॉज वेरी फर्टाइल। दे प्रोवाइड वाटर, अब नदी के आसपास जो लोग रहते हैं या इतने घनी आबादी वहाँ होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आदमी को पानी प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है। ए विचुअल नेचुरल रिसोर्सेज, और बहुत सारे प्राकृतिक जो स्रोत हैं वो मिल जाते हैं, और उस एरिया की जो नदी है आसपास की वो मोस्ट फर्टाइल होती है यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ, वेरी फर्टाइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसमें कि क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ट्रीज ग्रू इन एबुडेंस नियर द बैंक ऑफ द रिवर। ऐसी फर्टाइल जो जगह होती है, ज़मीन होती है, वहाँ पे खूब सारी फसलें होती है और खूब सारे फ्रूट ट्रीज, फलों के पेड़ है वो उगते हैं। ट्रेड कुड इजीली फ्लोरिश नियर द रिवर, और जहाँ पे नदी होती है व्यापार भी आसानी से किया जा सकता है यानी एक से दूसरी जगह सामान भी आराम से भेजा जा सकता है। इंडस बीन्स गंगा एंड यमुना वर द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत की मुख्य नदियां हैं गंगा और यमुना। मैनी एरियाज इन द साउथ लाइक केरला एंड तमिलनाडु डेवलप्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट। पोर्ट होती है बंदरगाह, जो व्यापार के टाइम जो जहाज़ों से सामान आता है या फिर दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो जहाँ पे जहाज़ों पे सामान लादा जाता है उसको कहते हैं पोर्ट या बंदरगाह। तो इसी तरह से अपन देखते हैं जैसे गंगा और यमुना अपन ने मुख्य नदियाँ पढ़ी उत्तर भारत की, वैसे ही दक्षिण भारत की देखते हैं। मैनी एरियाज इन द साउथ, दक्षिण में लाइक केरला, जैसे दक्षिण में केरल है, तमिलनाडु है, ये भी इनका भी इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना विकास हुआ है क्योंकि यहाँ पे किसकी उपलब्धता है? अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, पोर्ट्स बंदरगाह की उपलब्धता है। द नॉर्थ वेस्ट
area of India had many mountain passes through which many foreign invaders entered India। जो उत्तर पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर और वेस्ट मतलब पश्चिम, उत्तर पश्चिमी जो एरिया है भारत का, इधर का, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन ये वाला एरिया। द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ इंडिया हैड मैनी माउंटेन्स। नॉर्थ वेस्ट में भारत में बहुत सारे माउंटेन हैं, पर्वत हैं। थ्रू विच मैनी फॉरेन इन्वेडर्स इंटर्ड इंडिया, और इस रास्ते से भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी आए थे। द पीपल डिफरेंट फिजिकल रीजन्स हैव वेरी टेस्ट, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग, सीन्स एंड कल्चर। इस तरह अलग अलग जो फिजिकल रीजन है, भौतिक भाग है, भारत के भौतिक क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों की अलग अलग तरह की टेस्ट मतलब उनके खाने पीने का अलग अलग तरीका है, और ड्रेसिंग, उनकी जो वस्त्र है, उनकी जो ड्रेस है वो भी अलग अलग है, और उनकी संस्कृति, कल्चर मीन्स संस्कृति, ये भी अलग अलग है। These important factors helped in shaping history of these region in different ways। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमें उस रीजन की, उस क्षेत्र की इतिहास के बारे में बताता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।